Hello, welcome to session 35. In this session, we are going to discuss about XPath. So let's start with the XPath introduction. So उसके लिए हम W3 schools का जो tutorial है उसको follow करेंगे. Apart from that, we will be also following this guru99.com site as well as one more site that we will be using, which is this developer.mozilla.org. ठीक है. सो सिंगल ट्यूटोरियल में अपने को पूरे टॉपिक्स नहीं मिले थे, इसलिए हमने मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पे मल्टीपल मतलब लिंक्स हमने निकाली हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. सबसे पहला तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार ये एक्सपाथ, व्हाट इज एक्सपाथ, है ना. तो एक्सपाथ क्या होता है? एक्सपाथ कैन बी यूज्ड टू नेविगेट थ्रू एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट. सो ये जो आपको करंट ट्यूटोरियल दिख रहा है, दिस इज ओनली टॉकिंग अबाउट एक्सएमएल, बट एक्सपाथ आल्सो वर्क्स सिमिलरली ऑन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज वेल. तो जो भी हम यहाँ पे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो दिस विल आल्सो बी एप्लीकेबल ऑन योर ऑन द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट एज वेल. सो यहाँ पे क्या है, एक्सपाथ कैन बी यूज टू नेविगेट थ्रू एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इन एन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट. मतलब आप एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स में नेविगेशन परफॉर्म कर सकते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, या जो अपना एकदम स्टार्टिंग का पॉइंट होता है रूट नोड से फिर अंदर किसी एलिमेंट तक जाना. तो ये जो नेविगेशन है या किसी फाइंडिंग है, वो आप इजीली कर सकते हो यूजिंग एक्सपाथ. ठीक है. एक्सपाथ स्टैंड्स फॉर एक्सएमएल पाथ लैंग्वेज. अगर मान लो कोई आपसे इंटरव्यू में पूछ ले कि एक्सपाथ की फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, सो यू कैन से दैट इट इज स्टैंड्स फॉर एक्सएमएल पाथ लैंग्वेज. सो एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सएमएल, पाथ स्टैंड्स फॉर पाथ. ठीक है. सो इट्स अ लैंग्वेज, दैट मीन्स कि इसमें क्या होगा कि अपन इसके कुछ रूल्स होंगे, इसके कुछ सिंटैक्स होंगे, इसके कुछ मतलब प्री डिफाइंड रूल्स होंगे जिनको हम फॉलो करके, अगर हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो ये हमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करके देगा. ये क्या एक्शन परफॉर्म करके देगा? जो भी आपके HTML पेज पे या XML डॉक्यूमेंट में जो भी आपके नोट्स हैं, वो नोट्स को आप इजीली फाइंड कर सकते हो, उनको गेट कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस लैंग्वेज विल डू फॉर यू. ठीक है. XPath uses path-like syntax to identify and navigate nodes in XML document. सो इसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो क्या होता है, पाथ लाइक होता है. मतलब कि अगर मतलब यू जंप फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड, मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक आप जंपिंग परफॉर्म करोगे, विच विल बी लुकिंग लाइक अ पाथ. ठीक है. जैसे कि आपको यहाँ पे यूआरएल दिख रही होगी, यहाँ पे आपको स्लैशेस दिख रहे हैं ना, ये आपका डोमेन है, देन उसका स्लैश, देन एक्सएमएल, देन एक्सपाथ इंट्रो डॉट एएसपी. तो ये क्या कर रही है, पूरा पाथ है, दिस इज योर होल पाथ. अगर आप अपने फाइल सिस्टम में भी जाओ, जो फाइल मैनेजर होता है, फाइल एक्सप्लोरर होता है, उसमें भी अगर आपको किसी एक फोल्डर के अंदर जाना है, तो यू ट्रेवर्स द पाथ इन इन दैट एज वेल, राइट. So this is what we are going to do here. Next is XPath path expressions. XPath uses path expressions to select nodes or node sets in an XML document. ठीक है. So XPath के जो path expressions होते हैं ना, उससे हम मतलब इंडिविजुअल एक नोड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और हम सेट ऑफ नोड्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. मतलब वो अपने को एक अरे के फॉर्म में भी अपने को रिजल्ट दे सकता है. ठीक है. These path expressions looks very much alike the path expressions you use with traditional computer file system. जैसे कि अगर मान लो ये अपना एक नॉर्मल सा एक मतलब फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर है, जिसमें आपने मेन फोल्डर बना रखा है बुक्स का, बुक्स के फोल्डर के अंदर आपने एक फोल्डर बना रखा है बुक का, बुक के फोल्डर के अंदर आपके पास में टाइटल है एक फोल्डर, देन यू हैव ऑथर फोल्डर, ऑथर के अंदर आपने अनदर मल्टीपल फोल्डर बना रखे हैं फॉर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, राइट. सो ये फोल्डर स्ट्रक्चर जो है, अगर इसमें आपको ट्रेवर्सिंग करनी है, फाइंडिंग, या मतलब आपको जंप करना है फ्रॉम वन फोल्डर टू अनदर, तो जिस तरीके से आप मतलब विजुअली इस चीज को करोगे, मतलब विजुअली या मैनुअली, आप अगर फर्स्ट नेम तक पहुंचना तो कैसे करोगे, पहले बुक के अंदर जाओगे, बुक्स के अंदर जाओगे, फिर बुक के अंदर जाओगे, फिर ऑथर के अंदर जाओगे, तब आप फर्स्ट नेम तक पहुंचोगे. तो जैसा आप मैनुअली यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करोगे, उसी एक्सप्रेशन, उसी एक्शन को आप यहाँ पे पाथ या फॉर्मेट में लिखोगे, तो आप उस फोल्डर तक वेरी इजिली पहुंच पाओगे. ठीक है. XPath includes over 200 built-in functions. ठीक है. There are functions for string values, numeric values, booleans, date and time comparison, node manipulation, sequence manipulation and much more. So ऑब्वियसली ये अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारे आपके मतलब एक्शंस मिलेंगे जिससे आप मैनिपुलेशंस वगैरह परफॉर्म कर सको. बट एज एन ऑटोमेशन क्यूए, यू डू नॉट नीड टू गो इनटू मच डिटेल. आपको सिर्फ लिमिटेड फंक्शंस भी अगर आपको पता चल गए, और लिमिटेड आपको अगर इसके जो मतलब ऑपरेटर्स हैं और
मतलब शॉर्टकट्स वगैरह आपको पता चल गए तो यू विल बी एबल टू वेरी इजीली लोकेटर आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि यार एक्सपाथ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हम एक्सपाथ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं इवन दो वी हैव दिस सीएसएस सिलेक्टर, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो हम एक्सपाथ को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या होता है ना, एक्सपाथ जो है आपके वेब पे भी काम करता है, मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी काम करता है, इवन डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे भी आप एक्सपाथ से लोकेट कर सकते हो। सो एक्सपाथ जो है वो आपका इंडिविजुअल वेब के लिए नहीं है, इट कैन बी यूज्ड फॉर अदर एप्लीकेशंस एज वेल। सो दैट्स व्हाई मतलब इसी रीजन से एक्सपाथ थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू सीएसएस सिलेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन जंप करते हैं एक्सपाथ के नोड्स पे। ठीक है, नोड क्या होता है? In XPath, there are 7 kinds of nodes: element, attribute, text, namespace, processing instruction, comment, and root nodes. ठीक है, अब इसमें से अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जो अपने लिए जरूरी है कि कौन कौन से नोड मतलब इसमें से अपने को समझना है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे आगे इसको पढ़ते हैं अपन। द एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स आर ट्रीटेड एज ट्री ऑफ नोड्स। द टॉप मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द रूट एलिमेंट। ठीक है, लुक एट द फॉलोइंग एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। इसमें ये जो सबसे ऊपर वाला जो आपका नोड है ना, ये कहलाएगा आपका रूट एलिमेंट या रूट नोड। ठीक है, रूट नोड। एंड ये जितने भी एलिमेंट आपके बन रहे हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक और एलिमेंट है, ये सारे जितने भी एंगुलर ब्रैकेट्स वाले जो है ना, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सो ये सारे ही जो हैं आपके, उनको बोलेंगे अपन इन नोड्स को अपन क्या बोलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, फिर एलिमेंट के अंदर ये जो इक्वल टू से सेपरेटर, इक्वल टू सेपरेटर के साथ में लिखा हुआ ना, लैंग इक्वल टू डबल कोट में en, ये हैं आपके एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और इन नोड्स के अंदर ये जो टेक्स्ट टाइप का जो आपको कंटेंट लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज योर टेक्स्ट नोड। ठीक है, इसके बाद में कमेंट क्या होते हैं? जैसे कि अगर मान लो आपने आपको HTML में अगर आपने कोई कमेंट पुट डाउन कर रखा है तो इट विल बी कमेंट नोड, वो कमेंट नोड कहलाएंगे। रूट नोड जो सबसे पहला नोड होता है वो आपका होता है रूट नोड। ठीक है, सो आई होप कि ये आपको ये चीज समझ में आई होंगी कि इसमें मतलब कौन सा नोड क्या है। ये सभी नोड है, ये सभी नोड में ऊपर वाला जो होता है सबसे पहला नोड होता है वो रूट नोड होता है। ठीक है, ये एक नोड के अंदर ये जो आपको दिख रहा है इक्वल टू सेपरेटर से, मतलब जो इक्वल टू से सेपरेट हो रहा है, इसको बोलते हैं अपन एट्रीब्यूट। ये है अपने टेक्स्ट नोड्स। ठीक है, अब इन्होंने ही उस नीचे उसको एक्सप्लेन कर रखा है कि बुक स्टोरेज आपका रूट एलिमेंट नोड है, ये आपका एलिमेंट नोड है, और ये आपका एट्रीब्यूट नोड है। ठीक है, एटॉमिक वैल्यूज मतलब जो आपको ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ना, ये टेक्स्ट और ये जो लैंग में जो en टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एटॉमिक वैल्यूज, मतलब ये स्टैटिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एंड एटॉमिक वैल्यूज आर नोड्स विथ नो चिल्ड्रन और पेरेंट। मतलब ये जो एटॉमिक वैल्यूज है ना, इनके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते ना, मतलब इनमें कोई हायरार्की नहीं होती है, ये डायरेक्ट ये अपन लिख देते हैं वन, मतलब एक बार लिख दिया वंस एंड फॉर ऑल। इनकी ना कोई मतलब इनके कोई चाइल्ड वगैरह नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है, अब रिलेशनशिप ऑफ नोड्स। अब ये जितने भी नोड्स है ना अपने को, जैसे अगर यहाँ पे अपन देखें तो इनमें एक रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे अपन पेरेंट को देखें तो ये जो बुक है ना, ये टाइटल, ऑथर, ईयर और प्राइस का पेरेंट है। ईच एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट हैज वन पेरेंट। मतलब आपका जो HTML और XML है उसका एक रूल है कि यार आपका हर एलिमेंट का एटलीस्ट एक पेरेंट तो होता ही होता है। ठीक है, इन द फॉलोइंग एग्जांपल द बुक एलिमेंट इज द पेरेंट ऑफ टाइटल, ऑथर, ईयर एंड प्राइस। नेक्स्ट अपन देखते हैं चिल्ड्रन। एलिमेंट नोड्स में हैव 0, 1 और मोर चिल्ड्रन। जैसे कि ये जो बुक अपना नोड है, इस बुक नोड के जरूरी नहीं कि कोई भी चिल्ड्रन हो, मतलब अगर इनको को मैंने हटा दिया तो 0 चिल्ड्रन हो जाएंगे। अब यहाँ पे इन्हें टाइटल, ऑथर, ईयर और प्राइस लिख दिया, दैट मीन्स कि ये 1 2 3 4 इस बुक वाले नोड के चाइल्ड, 4 चाइल्ड नोड्स हैं। ठीक है, सो एलिमेंट नोड्स में हैव 0, 1 और मोर चिल्ड्रंस। ये एग्जांपल में अभी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से इसमें चिल्ड्रन या चाइल्ड नोड्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और कौन कौन से रिलेशनशिप हो सकते हैं? सिबलिंग वाले रिलेशनशिप हो सकते हैं, जैसे कि ऑथर जो है वो टाइटल का सिबलिंग है, टाइटल ऑथर का सिबलिंग है। ठीक है, सिमिलरली ये मतलब अगर सेम पेरेंट के अंदर मल्टीपल नोड्स अगर आ रहे हैं ना, तो वो सब एक दूसरे के सिबलिंग होंगे। ठीक है, और जरूरी नहीं कि नोड सेम हो। देखो यहाँ पे ये नोड अलग है, टाइटल अलग है, ये ऑथर अलग, अलग नोड है, ये आपका ईयर अलग एलिमेंट है, ये आपका प्राइस अलग एलिमेंट है। सो
अगर आप HTML की बात कर रहे हैं तो आपको डिवीजन दिखेगा, स्पान दिखेगा, आपको इनपुट दिखेगा। तो ये अगर उनकी उनका पेरेंट सेम है ना, तो दे विल बी कॉल्ड एज सिबलिंग्स। ठीक है, सो प्लीज ये रूल ध्यान रखना, नोड्स दैट हैव सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। देन वी हैव एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स मतलब क्या होता है कि एक नोड के पेरेंट का भी पेरेंट का भी पेरेंट, इस तरीके से हायरार्की आपकी जो है वो कंटिन्यूअस जाती जाएगी। तो अगर मैं टाइटल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इसके एंसेस्टर्स कौन कौन है? बुक है और बुक स्टोर है, ये दोनों उसके एंसेस्टर हैं। ठीक है, प्राइस की बात करूं तो अगेन प्राइस का पेरेंट कौन है? बुक, और बुक का पेरेंट कौन है? बुक स्टोर। तो ये दोनों एलिमेंट जो हैं उसके अगेन एंसेस्टर्स आ रहे हैं। अब आ जाता है डिसेंडेंट। डिसेंडेंट्स मतलब चाइल्ड के चाइल्ड के चाइल्ड के चाइल्ड, मतलब समझ रहे हो? मतलब अगर अपन यहाँ पे इस एग्जांपल को कंसीडर करें तो बुक स्टोर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बुक स्टोर के कितने चाइल्ड नोड्स हैं? एक तो बुक है, दूसरा टाइटल है। ठीक है, और अगेन अगर मैं देखूं तो बुक स्टोर के और कौन कौन से हैं? बुक है, ऑथर है। ये जितने भी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे जो हैं आपके बुक स्टोर के चाइल्ड या चिल्ड वो हैं ग्रैंड चाइल्ड वाले नोड्स हैं। ठीक है, अगर मैं बुक के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सिर्फ ये चार उसके चाइल्ड हैं। अगर मैं टाइटल के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सिर्फ ये एक हैरी पॉटर जो है सिर्फ ये अकेला था उसका चाइल्ड है, बट दिस इज अ टेक्स्ट नोड। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, सो ये नोड्स और उनकी रिलेशनशिप अपने को थोड़ी सी क्लियर हुई होगी। अब अपन एक्सपाथ का जो सिंटैक्स है वो देखते हैं। ठीक है, XPath uses path expressions to select nodes or node sets in an XML document. The node selected by the following a path or steps. ठीक है, जैसे कि अगर अपन एग्जांपल के तौर पर देखें कि अगर मान लीजिए इस तरीके से अपना कोई XML डॉक्यूमेंट है या इस तरीके से कोई अपना HTML डॉक्यूमेंट है जिसमें बुक स्टोर है, बुक स्टोर के अंदर ये पहली बुक है, ये दूसरी बुक है, पहले बुक का टाइटल ये है, ये प्राइस है, दूसरे बुक का ये टाइटल है और ये उसका प्राइस है। ठीक है, सो इसमें अगर अपने को किसी नोड को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए तरीका क्या होगा, आप नोड का डायरेक्टली नाम लिख दो तो वो क्या करेगा, वो सारे नोड को सिलेक्ट कर लेगा जो कि उस जिनका नाम इस नोड नेम से मैच करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे बुक स्टोर लिख दिया, ये वाले इसके नोड नेम को रिप्लेस कर दिया विद बुक स्टोर, तो ये इस पूरे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ बुक लिखा तो बुक क्या करेगा, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, अगर समझ रहे हो ना, अगर मैंने यहाँ पे नोड का नाम डायरेक्टली लिख दिया तो वो उस डॉक्यूमेंट को ढूंढेगा और ढूंढने के बाद फाइंड मतलब यहाँ पे क्वेरी करेगा और क्वेरी करके जितने भी इसको मैचिंग नोड्स मिलेंगे वो सारे नोड्स आपको फाइंड करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, देन आता है आपका स्लैश। अगर आपने सिंगल स्लैश से अगर एक्सपाथ को स्टार्ट करा तो वो आपके रूट नोड को सिलेक्ट करता है हमेशा। और रूट मतलब ये सिंगल स्लैश डाल के आप हमेशा रूट नोड लिखोगे और रूट नोड से फिर आप पूरा पाथ ट्रेवर्स करोगे। ठीक है, अगर आपने डबल स्लैश लिखा तो सिलेक्ट द नोड इन द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द करंट नोड दैट मैचेस द सिलेक्शन नो मैटर वेयर दे आर। मतलब कि ये रिलेटिव, इसको बोलते हैं रिलेटिव एक्सपाथ। अगर आपने डबल स्लैश डाला तो आप जरूरी नहीं कि रूट नोड वाला नोड आप मेंशन करो, जैसे बुक स्टोर अगर आपने सिंगल स्लैश डाला होता तो आप बुक स्टोर को मेंशन करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाते। पर अगर आपने डबल स्लैश मेंशन करा और आपने डायरेक्टली बुक मेंशन कर दिया तो वो आपको इस डॉक्यूमेंट में से सारे बुक एलिमेंट लाके दे देगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनकी पेरेंट चाइल्ड हायरार्की। वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो वो आपको सारे बुक लाके दे देगा वो। ठीक है, भले उसका कोई बुक का कोई पेरेंट हो या नहीं हो या कोई चाइल्ड हो या नहीं हो, इट डजंट मैटर, वो तो बुक एलिमेंट को ढूंढेगा और आपको सारे बुक एलिमेंट रिटर्न कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट। ये क्या करता है, आपको करंट नोड रिटर्न करता है। और इसमें जो डॉट है ना वो मोस्टली हम यूज करते हैं टेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए, मतलब कि जैसे लर्निंग एक्सएमएल 39.95, हैरी पॉटर और 29.99, इनको हम डॉट से वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और तरीका है, आप टेक्स्ट वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो, टेक्स्ट और राउंड ब्रैकेट्स, या आप डॉट भी यूज कर सकते हो। ये मतलब शॉर्टकट्स हैं। देन है आपका डबल डॉट। डबल डॉट क्या करता है, सिलेक्ट्स द पेरेंट ऑफ द करंट नोड। मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा कि टाइटल लैंग इक्वल टू en लर्निंग एक्सएमएल, अगर मैंने इसका पूरा एक्सपाथ लिखा और उसके जस्ट बाद में मैंने डॉट डॉट लगा दिया तो वो क्या करेगा, ये वाला एलिमेंट रिटर्न कर देगा विच इज द पेरेंट ऑफ दिस टाइटल।
ठीक है। अभी ये थोड़ा सा अपने को मतलब इसके डेफिनेशन और थोड़ा समरी अपन अंडरस्टैंड कर लें, फिर अपन इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी अपन करके देखेंगे। ठीक है, ये एक्सपांस सिंटैक्स के एक बार अपन इसको गो थ्रू कर लेते हैं फिर। देन एट द रेट क्या करता है, आपके एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मुझे ये लैंग एन को भी मेरे एक्सपाथ पे मुझे यूज करना है, तो मुझे ये एट द रेट सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर मैं एट द रेट नहीं लगाऊंगा तो वो एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, एक्सप्रेशन मेरा गलत बनेगा। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। इन द टेबल बिलो we have listed some path expressions and the result of the expressions। जैसे कि ये जो एक्सप्रेशन के जो सिंटैक्सेस हैं, इन सिंटैक्सेस के प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। अगर सिंगल बुक स्टोर लिख दिया तो ये क्या करेगा, सारे एलिमेंट सिलेक्ट करेगा बुक स्टोर नाम के। अगर स्लैश बुक स्टोर करा तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बुक स्टोर एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा, विच इज द रूट नोड, है ना। मतलब सिंगल स्लैश के बाद हमेशा रूट नोड मेंशन करते हैं अपन, अपनी मर्जी से अपन कोई भी नोड डिफाइन नहीं कर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, डबल स्लैश के साथ अपन अपनी मर्जी से कोई भी नोट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ पे डबल स्लैश के साथ बुक लिख दिया अपन ने, तो ये सारे बुक एलिमेंट सिलेक्ट कर देगा, नो मैटर वेयर दे आर इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा बुक स्टोर स्लैश बुक, तो ये क्या करेगा, सारे बुक एलिमेंट रिटर्न करेगा मुझे जो कि बुक स्टोर के डायरेक्ट चाइल्ड है। ठीक है, सो अच्छा, इसमें एक चीज और आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यार मैंने यहाँ पे बुक स्टोर भी लिखा है और बुक भी लिखा है, तो जब ये एक्सप्रेशन रन होगा तो ये मुझे कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो हमेशा क्या होता है, आपका जो लास्ट में एलिमेंट लिखा होता है ना आपने, वो एलिमेंट आपको मिलता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो लास्ट में वही एलिमेंट लिखना जिससे आपको कोई एक्शन, जिसपे आपको कोई एक्शन परफॉर्म करवाना हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने इसको उल्टा लिख दिया, बुक स्टोर बुक पहले लिख दिया, बुक स्टोर बाद में लिखा, तो आपको मतलब बुक स्टोर का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। अगर इस तरीके से लिख दिया आपने डबल स्लैश एट द रेट लैंग, तो ये उन सारे एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेगा, सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट कर लेगा जो कि लैंग, जिनके अंदर लैंग एट्रीब्यूट है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल एट्रीब्यूट्स दैट आर नेम्ड लैंग। देन वी हैव प्रेडिकेट्स। एक्सपाथ में मतलब ये प्रेडिकेट्स करके एक चीज होती है, आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे कंडीशंस डिफाइन कर सकते हो, अपने ऑपरेटर्स वगैरह ये सब चीजें जो है आप ये प्रेडिकेट्स में डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस भी इसी प्रेडिकेट के अंदर लगते हैं। Predicates are used to find a specific node or a node that contains a specific value. Predicates are always embedded in square brackets. In the table below, we have listed some path expressions and with predicates and the result of the expressions. जैसे मान लो अगर आपने इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा है स्लैश बुक स्टोर स्लैश बुक, और उसके बाद में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने 1 लिख दिया, तो ये क्या करेगा आपको, अभी देखो अगर मैंने 1 नहीं लिखा होता तो आपको ये दो एलिमेंट रिटर्न करता, कौन कौन से, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। बट जस्ट बिकॉज मैंने वहां पे 1 लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो अब वो ये वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा, इसको नहीं करेगा। इट विल नॉट फाइंड दिस एलिमेंट, इट विल फाइंड ओनली दिस एलिमेंट। ठीक है, देन अगर इस तरीके से जैसे प्रेडिकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक लास्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लिया, तो ये क्या करेगा बुक स्टोर के अंदर जितनी भी बुक हैं उनमें से जो लास्ट में जो प्रेजेंट होगा ना, उस एलिमेंट को रिटर्न करेगा। मान अब डायनेमिक है ना यार, ये कंटेंट तो डायनेमिक है, आज वहां पे 2 बुक है, कल को 4 बुक हो सकती हैं, कल आगे जाके 10 बुक हो सकती हैं। तो वी डू नॉट नो कि अभी करंट काउंट क्या है। हम तो ये चाहते हैं कि हमको जो भी लास्ट एलिमेंट है वो मिल जाए। तो आप इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लास्ट वाला फंक्शन प्रोवाइड कर दो, ये आपको लास्ट बुक या लास्ट एलिमेंट रिटर्न कर देगा फ्रॉम दैट लिस्ट। अगर आपको सेकंड लास्ट एलिमेंट चाहिए तो आप क्या करो, लास्ट -1 कर दो। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो न्यूमेरिक मतलब काउंटिंग है ना, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है आपके एक्सपाथ में। बट कहीं पे भी अगर अरे की बात होगी ना, अरे, तो वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, एक्सपाथ एक्सप्रेशंस में आप हमेशा स्टार्ट करोगे 1 से। बट अगर आप जावास्क्रिप्ट में चले गए या आप आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चले गए और वहां पे अगर अरे वरे में आप कुछ काम कर रहे हो, तो वहां पे 0 पुट डाउन करना पड़ेगा फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। नेक्स्ट है पोजीशन <3। अब ये पोजीशन और ये लास्ट क्या है, ये सब फंक्शंस हैं। इस तरीके से बहुत सारे फंक्शंस देता है अपने को एक्सपाथ। ठीक है, अब एक पोजीशन वाला फंक्शन क्या करता है, ये क्या करेगा आपको, ये जैसे मान लीजिए पोजीशन अपन देखें, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, राइट। दिस इज योर, दिस इज फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन है ये बुक एलिमेंट की, और ये सेकंड पोजीशन पे बुक एलिमेंट है अपना। तो अगर <3 लिखा, तो वो तीसरे के पहले के जो 2 एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा। अगर मैं <2 लिख दूं, पोजीशन <2 लिख दूं, तो ये सिर्फ 1 वाला एलिमेंट रिटर्न करेगा मुझे। ठीक है,
सो पोजीशन क्या करता है, सिलेक्ट द फर्स्ट टू बुक एलिमेंट्स दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट। ठीक है, देन आप क्या कर सकते हो, जो प्रेडिकेट है स्क्वायर ब्रैकेट से उसके अंदर इवन आप जो एट द रेट के साथ में आप एट्रीब्यूट्स को भी डिफाइन कर सकते हो। अभी तक अपन ने सिर्फ पोजीशन से ही खेला था, राइट? ये जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं ये सब पोजीशंस के एग्जांपल थे। फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन, सेकंड लास्ट पोजीशन, फर्स्ट टू पोजीशंस, राइट? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नेक्स्ट में आप एट्रीब्यूट से भी आप किसी एलिमेंट को स्पेसिफिक लोकेट कर सकते हो। जैसे एट्रीब्यूट अगर आपको लिखना है तो अपन ने एक रूल स्टडी किया था कि आपको एट द रेट तो पुट डाउन करना ही पड़ेगा। सो दिस इज द एग्जांपल। क्या करना है, जैसे टाइटल के अंदर मान लीजिए वहां पे लैंग वाला एट्रीब्यूट है, तो आपको प्रेडिकेट के अंदर या आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट द रेट लैंग लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसको कोई इक्वलिटी कंडीशन नहीं लगाई, ये अच्छा, इसका मीनिंग क्या है, अगर आपने सिर्फ इतना सा एक्सप्रेशन लिख दिया तो ये वो सारे टाइटल फाइंड आउट करेगा जिसके पास में लैंग वाला एट्रीब्यूट है। ठीक है, इट डजेंट मैटर लैंग के अंदर क्या वैल्यू है, हम वैल्यू से मतलब हमको वरी नहीं है, वी जस्ट वांट सारे टाइटल एलिमेंट उठा के लेकर आओ जिनके अंदर लैंग वाला एट्रीब्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन पढ़ो यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल द टाइटल एलिमेंट दैट हैव एन एट्रीब्यूट नेम्ड लैंग। ठीक है, नेक्स्ट है, मान लीजिए अगर आपको मल्टीपल लैंग्वेज वाले एलिमेंट है, इंग्लिश, फ्रेंच और एंड सो ऑन, और आपको सिर्फ इंग्लिश वाला एलिमेंट चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इक्वालिटी कंडीशन लगा सकते हो, इक्वालिटी चेक लगा सकते हो। वो कैसे करोगे, अगेन आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही यहाँ पे आप इक्वल टू वाला ऑपरेटर लगाओगे, कंडीशनल ऑपरेटर, और यहाँ पे सिंगल कोट में आप अपनी वैल्यू डिफाइन करोगे जो कि आपको मैच करना है। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल चेक है ना, ये इक्वालिटी चेक भी हो सकता है, कंटेन्स चेक भी हो सकता है, स्टार्ट्स विद भी लगा सकते हो आप। ठीक है, सो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइप की जो कंडीशंस है वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। इवन आप मल्टीपल कंडीशंस को क्लब भी कर सकते हो यूजिंग नॉट, और एंड ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। सो इट इज दैट मच पावरफुल। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इसने क्या करा है यहाँ पे, ग्रेटर देन और लेस देन जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं उनको भी यहाँ पे उसको अप्लाई करके आपको एक एक्सपाथ एक्सप्रेशन लिख के दिया है। इसमें क्या करा है उसने, बुक स्टोर, बुक प्राइस ग्रेटर देन 35। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो प्राइस जो है आपका एज एन एलिमेंट है, और उसमें क्या करा है कि वो प्राइस एलिमेंट की जो वैल्यू है शुड बी मोर देन 35। तो उसने क्या करा है, उसने प्रेडिकेट के अंदर डायरेक्टली वो एलिमेंट डिफाइन करा जो कि बुक का चाइल्ड है, और उसमें कंडीशन प्रोवाइड कर दी ग्रेटर देन 35। तो ये क्या करेगा, वही एलिमेंट उठा के लेकर आएगा जिसका, सॉरी, वही बुक वाला एलिमेंट उठा के लेकर आएगा जिसका प्राइस जो है वो 35 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये एक ना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वो आपको बकायदा इस तरीके से दे सकते हैं, कोई भी साइट ओपन कर देंगे और वो बोलेंगे आपको वो सारे एलिमेंट ढूंढो जिनका प्राइस 35 से ज्यादा है, या वॉट एवर एग्जाम्पल दे में आस्क। ठीक है, इसका भी अपन डेमो भी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, वो सारे, या देखो ये तो भी क्या है, अपन बुक एलिमेंट उठा के लेके आ रहे हैं, इवन बुक के अंदर टाइटल भी तो हो सकते हैं, राइट? हमको बुक एलिमेंट से मतलब नहीं, हमको तो मान लो टाइटल ही चाहिए, टाइटल से प्ले करना है हमें। तो क्या करो, आप स्लैश करके टाइटल लिख दो, क्योंकि बुक के अंदर टाइटल रहता है, राइट? सो ये वाला एक्सप्रेशन क्या करेगा आपको, सिलेक्ट ऑल द टाइटल एलिमेंट ऑफ द बुक एलिमेंट ऑफ द बुक स्टोर एलिमेंट दैट हैव अ प्राइस एलिमेंट विद द वैल्यू ग्रेटर देन 35। सो ये आपको दिख रहा है, स्लैश से अपन ने वो कर रखे हैं इसमें, मतलब ये स्लैश बुक स्टोर के बाद में फिर स्लैश बुक, फिर स्लैश टाइटल। तो ये जो पाथ लिखा हुआ है ना, पाथ टाइप का जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये इसको बोला जाता है एक्स पाथ। ठीक है, मान लीजिए अब वाइल्ड कार्ड वाले जो अपने पास में एक्सप्रेशन है उनको देखते हैं अपन। हमारे पास में एक वाइल्ड कार्ड है, ये स्टार वाला, इसी को हम मोस्टली यूज करते हैं, ये नोड और ये एट द रेट स्टार इतना ज्यादा नहीं यूज होता। देखो, स्टार एक वाइल्ड कार्ड है जो कि आपको कोई भी एलिमेंट नोड रिटर्न कर सकता है। अगर आपने मतलब यहाँ पे सिर्फ एक एक्सप्रेशन लिख दिया स्टार, तो ये आपको आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में जितने भी नोड्स हैं सारे नोड रिटर्न कर देगा ये स्टार। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एलिमेंट में तो ठीक है स्टार हो गया, अगर आपको एट्रीब्यूट में करना है कि यार मेरे को जितने भी, आई डोंट केयर कितने एट्रीब्यूट है, मुझे सारे एट्रीब्यूट रिटर्न करो, तो आप क्या करो, उसके जस्ट पहले एक एट द रेट पुट कर दो, तो ये आपको सारे एट्रीब्यूट रिटर्न कर देगा। इट विल मैच विथ एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, अब यहाँ पे उसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ठीक है, अब एक और है, सिलेक्टिंग सेवरल पाथ्स। आप क्या कर सकते हो, एक पाइप वाले सिंबल को यूज करके, जो पाइप वाले सिंबल है ना, इसको यूज करके आप मल्टीपल
इस तरीके से आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस लिख सकते हो। ये मल्टीपल एक्सप्रेशन क्या करेंगे आपको, मतलब मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न करेंगे यहाँ पे, मतलब समझ रहे हो, दो दो पाथ को आपने यहाँ पे कंबाइन कर दिया, इन दोनों पाथ का जो रिजल्ट है वो क्लब होके आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब अपन एक काम करते हैं, ये जितने भी अपन ने भी एक्सप्रेशंस देखे हैं इन सब एक्सप्रेशंस को अपन एक एक बार रन करके देख लेते हैं टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो लेट मी क्विकली ओपन दिस डेमो साइट, अपनी ये amazon.com की साइट है, राइट। यहाँ पे अगर मैं इस पूरे पेज को स्टडी करूँ, इसका HTML मान लो मुझे अभी पहले जो प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले मैं करता हूँ, एक काम करता हूँ, यही देख लें अपन रूट नोड, और ये जो है इसी का अपन करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, amazon.com पे। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो F12 क्लिक करना पड़ेगा टू ओपन दिस डेवलपर टूल्स। इसमें अगर मुझे कोई भी एक्सपाथ एक्सप्रेशन रन करना है ना, तो मुझे ये सिंटेक्स को यूज करना पड़ेगा, $x डबल सॉरी राउंड ब्रैकेट्स एंड डबल कोट। इस ये जो पूरा सिंटेक्स है ना, इस पूरे सिंटेक्स के अंदर ये जो डबल कोट है, डबल कोट के अंदर मैं कोई भी एक्सप्रेशन लिखूं, इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपाथ एंड इट विल बी एग्जीक्यूटेड, एंड इसका जो भी आउटपुट होगा वो आपको यहीं कहीं कंसोल में ही दिख जाएगा। ठीक है, सो मेरे को सबसे पहले क्या करना है, रूट नोड फाइंड करना है। अच्छा, डायरेक्टली अगर मैं नोड का एलिमेंट सॉरी अगर डायरेक्टली मैं नोड का नाम लिख दूं, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ था, इसको इधर ले आता हूं मैं, ये नोड का नाम लिख दूं, यहाँ पे तो कौन कौन से नोड है, यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से div है, HTML है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली HTML लिख दूं तो देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, ये चल गया, और आपको देखो इसने क्या करा, आपका HTML का जो एलिमेंट है वो रिटर्न कर दिया। ऑलराइट, अगर मैंने यहाँ पे मान लो div लिख दूं, क्योंकि div तो बहुत होंगे इसमें, तो ये क्या कर रहा है, देखो कोई भी एलिमेंट नहीं रिटर्न कर रहा, राइट। ये क्यों नहीं रिटर्न करा, क्योंकि जो आपका ये div है, ये डायरेक्टली नहीं अवेलेबल है, ये किसी न किसी पेरेंट के अंदर अवेलेबल है, राइट। अपने HTML वाला जो है ना मेन रूट एलिमेंट, उसके अंदर ये div एलिमेंट है, इसलिए अपने को डायरेक्टली नहीं मिला। अगर अपने को डायरेक्टली div तक पहुंचना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल स्लैश लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो इस पेज पे जितने भी div अवेलेबल हैं वो सारे div ये आपको रिटर्न कर देगा। मान लो मुझे इस पेज पे जितने भी लिंक्स अवेलेबल है वो सारे लिंक्स लेके आनी है, लिंक मतलब हाइपर लिंक, तो मैं यहाँ पे डबल स्लैश ए मारूंगा और एंटर करूंगा, तो ये देखो इस पेज पे टोटल 807 लिंक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके रिलेटिव पाथ। अब अगर मुझे मान लो एब्सोल्यूट पाथ लिखना है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट नोड डिफाइन करना पड़ेगा, एंटर मारूंगा तो ये देखो रूट नोड आ गया। इसकी रूट नोड के अंदर का डायरेक्टली जो चाइल्ड है, देखते हैं अपन क्या आ रहा है, इंस्पेक्टर पे जाते हैं। इस रूट एलिमेंट का डायरेक्ट चाइल्ड है हेड और बॉडी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे HTML के साथ में जस्ट स्लैश करके हेड लिखूंगा तो ये मुझे हेड दे देगा, और यहाँ पे अगर मैं बॉडी लिखूंगा हेड की जगह तो ये मुझे बॉडी वाला एलिमेंट दे देगा। देख रहे हो आप, ये हेड आ गया, ये बॉडी आ गया। मान लो मुझे हेड के अंदर से टाइटल निकालना है तो हेड के अंदर में TITLE लिखूंगा, एंटर मारूंगा, ये आपको मिल गया टाइटल। देख रहे हो, एक ही एलिमेंट है टाइटल, amazon.in। अब मान लो मेरे को डायरेक्ट टाइटल में जंप करना है, राइट, आई डो नॉट वांट टू ट्रेवर्स दिस होल पाथ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डबल स्लैश टाइटल लिख दूंगा, तो इट विल गिव मी डायरेक्टली दैट टाइटल एलिमेंट। ठीक है, सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यार ये नोड नेम, ये एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ क्या होता है। अब अपन ये डॉट, डबल डॉट और एट द रेट को भी देख लेते हैं। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए अपन टाइटल की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो ये जो टाइटल है इसके पास में amazon.in जो है इसका टेक्स्ट वाला नोड है, राइट। तो अगर मैं इसके बाद में स्लैश करके डॉट एंटर करूं तो ये देखो आपको जो है इसने टाइटल जो है वो एक्चुअली मतलब अगर मैं इसको डॉट की जगह अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखूं तो भी वही आउटपुट देगा ये मुझे, टेक्स्ट। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट और ये जो टेक्स्ट है ना, ये ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करते हैं। ये आपको जो टेक्स्ट वाला एलिमेंट है वो रिटर्न करते हैं। देखो ये amazon.in है, ये रिटर्न कर रहे हैं आपको ये जो डॉट है और ये जो टेक्स्ट है। ठीक है, अब अगर मैं डॉट डॉट लगा दूं, मतलब जो शॉर्टकट में जो दूसरा चीज था डॉट डॉट, अगर उसको मैं लगा दूं, जैसे एंटर करता हूं तो देखो मुझे ये क्या कर रहा है, ये हेड वाला एलिमेंट रिटर्न कर रहा है। तो ये डिस्टिंक्शन समझ में आई। आपने अगर डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ टाइटल लिखा हुआ था तो आपको टाइटल मिला, बट अगर आपने जैसे ही इसके स्लैश करके डॉट डॉट लिख दिया तो ये क्या करा, आपको टाइटल का जो पेरेंट है उस पर जंप कर गया ये। ठीक है, तो टाइटल का पेरेंट कौन है, हेड, हेड, राइट। तो दिस इज इट, करंट नोड, देन ये आपका पेरेंट नोड। अब एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल देख लेते हैं।
एट्रीब्यूट्स के लिए मुझे काम करना पड़ेगा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। जैसे चलो ठीक है, HTML के अंदर अपने को देखो कितने सारे एट्रीब्यूट दिख रहे हैं। वी हैव these classes allotted to this HTML, we have this data, कोई डेटा वाला एट्रीब्यूट भी है यहाँ पे, डेटा AIU बिल्ड डेट भी है अपने पास में, लैंग वाला एट्रीब्यूट भी है अपने पास में। तो चलो लैंग वाला एट्रीब्यूट जो है वो अपन लगा के देखते हैं। ठीक है, तो मैं पहले काम करता हूँ, पूरे एट्रीब्यूट को कॉपी कर लेता हूँ, कंसोल में गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे HTML के अंदर है राइट, तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट डाउन HTML, देन अब मुझे अगर एट्रीब्यूट डिफाइन करना है तो मुझे ये मतलब जो है प्रेडिकेट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, @lang। ठीक है, अब मैं जैसे एंटर मारूंगा तो ये देखो वो ये क्या करेगा, ये फाइंड करेगा उस HTML एलिमेंट को जिसके अंदर ये लैंग वाला एट्रीब्यूट हो, तो ये अपने को एलिमेंट ढूंढ के ला देगा। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इक्वल टू करके जो वैल्यू थी मैंने पेस्ट कॉपी की थी, EN है ना, इसको अगर लिख दूं मैं EN-IN, एंटर मारो, तो ये अब क्या कर रहा है, उस HTML एलिमेंट को लेके आ रहा है जिसकी लैंग जो है वो EN-IN से मैच कर जाए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू की जगह नॉट इक्वल टू लगा दूं, ये वाली कंडीशन लगा दूं, सॉरी मैंने गलत जगह स्पेस दे दिया, ये वाली कंडीशन लगा दो नॉट इक्वल टू वाली, तो ये क्या करेगा, उस HTML एलिमेंट को ढूंढ के लाने की कोशिश करेगा जिसके अंदर ये वाला लैंग एट्रीब्यूट ना हो, मतलब लैंग एट्रीब्यूट की ये वैल्यू ना हो। तो ऐसा कोई HTML एलिमेंट है ही नहीं, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू कंडीशंस इन योर एक्सप्रेशन, राइट? तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें और क्या एग्जांपल है अपने पास में। अभी अपन ने ये देख लिया था, राइट? अब एक एग्जांपल और था, देखो, बुक स्टोर /book। जैसे अपन ने क्या करा था, ये था राइट, HTML हेड और टाइटल। एक काम करता हूँ, HTML हेड निकालता हूँ, इस पे जाता हूँ मैं। अब आप हेड के अंदर देखो, आपके पास में कितने सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं, राइट? स्क्रिप्ट, देन यू हैव मल्टीपल मेटा, है ना, यू हैव मल्टीपल लिंक। ठीक है, अब मैं कंसोल में गया, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ स्लैश करके LIN के लिंक, तो आपको देखो 11 लिंक एलिमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि यार मैं ये पूरा पाथ, इतना ज्यादा पाथ ट्रेवर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास मतलब एक शॉर्टकट है जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो बीच का जो है ना, मतलब ये मेरा रूट नोड या मेरा जो भी एलिमेंट है वो, और ये मेरा चाइल्ड नोड, इसके बीच का जो पाथ है ना, उस पूरे पाथ को मैं स्किप कर सकता हूँ। ये जो पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में जो बोलते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट देन चाइल्ड, तो ये पेरेंट वाला पार्ट है, मैं उसको स्किप कर सकता हूँ कंप्लीटली। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डबल स्लैश पुट करने पड़ेंगे, लाइक दिस। एक सिंगल स्लैश की जगह आप डबल स्लैश पुट कर दो, यू विल गेट द सेम आउटपुट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये उस HTML के सारे चाइल्ड एलिमेंट लेके आ रहा है, चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड, जो कि लिंक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और इट इट डजंट मैटर कि वो जो लिंक चाइल्ड है, जो भी लिंक एलिमेंट है, वो डायरेक्ट चाइल्ड हो HTML के या ग्रैंड चाइल्ड हो HTML एलिमेंट के। ठीक है, सो ये जो डबल स्लैश है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंस है, आप इससे मतलब स्किप कर सकते हो, शॉर्टकट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रेडिकेट्स के अपन एग्जांपल देख लिया, अब ये देख लेते हैं अपन, है ना, जो न्यूमेरिक एग्जांपल्स है इसमें। ठीक है, अब मान लो मुझे क्या करना है, मुझे पहला वाला एलिमेंट चाहिए, राइट? लिंक में जो पहली लिंक है वो दे दो। तो देखो ये क्या कर रहा है, एक काम करता हूँ, इसको ऐसे नहीं करता हूँ, मैं इसको इसके अंदर हेड भी लिख देता हूँ तो सही आउटपुट आएगा, राइट? अभी क्या हो रहा था ना, ये डबल स्लैश ने क्या करा, मतलब इसमें ये एक्सप्रेशन क्या कर रहा था, वो सारे लिंक एलिमेंट लेके आ रहा था जो कि अपने पेरेंट के पहले चाइल्ड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है ये उन सारे लिंक को लेके आ रहा है जो हेड के पहले चाइल्ड है। ठीक है, तो इस पे आप क्लिक करोगे तो ये देखो, ये जो लिंक है ये आपका हेड का फर्स्ट चाइल्ड है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेंशन द प्रेडिकेट के अंदर आप पोजीशन मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप 2 करोगे तो यू विल गेट द सेकंड चाइल्ड। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा। अब मान लो आपको लास्ट एलिमेंट लेके Shalin, आना है। 1 minute यस, is left. ओके ओके, सो लेट्स रीजॉइन ये लास्ट वाला और बता दूं मैं। जैसे ही मैं लास्ट वाले को लिख के, लास्ट वाले फंक्शन को लिख के एंटर करता हूँ, तो अब लिंक पे जाऊंगा,
तो ये देखो, ये आपके हेड के अंदर जितने भी लिंक एलिमेंट है उनका जो लास्ट एलिमेंट है वो आपको ढूंढ के लेकर आ गया वो। अगर मैं लास्ट -1 कर दूं तो ये सेकंड लास्ट एलिमेंट लेकर आएगा। ठीक है, अरे गलत जगह डाल दिया यार, प्रेडिकेट के अंदर डालना पड़ेगा, -1 करा एंड हियर इट इज, ये लास्ट एलिमेंट था और ये सेकंड लास्ट एलिमेंट था। चलो अब रीजॉइन कर लेते हैं अपन, है ना।